अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब और मज़र बरला साहब। तो सबसे पहले मज़र बरला साहब, आपका खुसूसी पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अजीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात के नतीजे में पार्टी को पहुंचने वाले नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का एहसास हो गया और अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। जबकि नवाज शरीफ ने इस मुज़ाकराती अमल की मुखालफत करते हुए कहा है कि मुल्क को जलाने वाले और दहशत गर्दों की और या मुल्क को जलाने वाले अफराद के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने इस अमल में हिस्सा लिया वो सियासतदान नहीं बल्कि दहशतगर्द थे। इसके साथ हम बात करेंगे कि कप्तान के खिलाड़ियों का पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला आज भी दिन भर जारी रहा। इमरान इस्माइल, अली जैदी, हाशिम डोगर समेत कई रहनुमाओं ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। इसके साथ हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन भी मुतहरिक हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से जायद रहनुमाओं से उन्होंने राब्ते किए हैं। ये राब्ते आने वाले दिनों में क्या नताइज सामने ला सकते हैं। और इसके साथ इमरान खान का भी आज एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी फौज से कोई लड़ाई नहीं, आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बर्मा के मुसलमानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है और उसके साथ साथ इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए भी एक अच्छी खबर है। उसकी तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले और बल्ला साहब का टेक लेने से पहले नाज़रीन कुछ शॉर्ट सुनवाएंगे उन रहनुमाओं की जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राह जुदा की। उनके क्या जज्बात थे, पहले जरा वो सुनते हैं। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ूंगा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी अख्तियार कर ली और मैं यहाँ पर खास साहब आपको खुदा हाफिज कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। इस पार्टी से मैं टिकट वापस करता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे रहा हूँ। 9 मई के वाकयात के बाद हम सारे दोस्तों के लिए मुश्किल हो गया है कि हम उस बयानिए के साथ चलें। हम अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। हमने ये फैसला किया है कि हम रियासत के साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े। जी नाज़रीन, आपने ये शॉर्ट सुने बरला साहब। अली जैदी साहब का वो शॉट हमने नहीं सुनाया जो कुछ रोज़ कबल था, जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा की कसम अगर मैंने पार्टी छोड़ी, तो इशारा करते हुए कहा कि मेरे माथे पर पहले यहाँ गोली लगेगी, पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज उन्होंने भी मुल्क की मजीद खिदमत करने के नाम के ऊपर पार्टी से राहें जुदा कर ली। बाकी रहनुमाओं के जाने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आने वाले दिनों में अब क्या लाहेअमल होगा और क्या मुस्तकबिल देखते हैं? भट्टी साहब, एक तो ये ड्राई क्लीन की मशीन लगी हुई है और मुझे समझ नहीं आती कि एक ही पैगाम है जो आके, बल्कि आजकल नेशनल प्रेस क्लब की बड़ी चांदी हुई है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें उधर ही हो रही हैं और ऐसे जैसे लाइन नहीं लगी हुई जी कि अब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद उसकी है, उसके बाद उसकी है। लेकिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की फीस अदा की जा रही है? ये मुझे नहीं पता, या जो करवा रहे होंगे वो देते होंगे। फिर तो कौमी खिदमत हुई। नहीं, फीस तो देते होंगे, कुछ ना कुछ ये रहनुमा देते होंगे। राइट। गुजारिश ये है जी कि अली जैदी साहब अपने कौल के खुद जिम्मेदार हैं और मैं समझता हूँ कि उन्हें वो बात नहीं करनी चाहिए थी जो वो पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। इंसान को जवां मर्दी से हालात का मुकाबला करना चाहिए और या फिर ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए जिस पे वो पूरा ना उतर सके। तो इस हवाले से उनके कौलो फेल में एक तजाद नज़र आया है, ये वो खुद जिम्मेदार हैं। बाकी ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ 2-3 बातें हैं भट्टी साहब जी। इससे पहले पाकिस्तानी सियासत में जो लोग पार्टियाँ छोड़ते थे वो किसी नई जमात में शामिल होने का ऐलान करते थे। सही। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन आगे खामोशी है कि जाना किधर है, और ये भी नहीं कोई अनाउंस कर रहा कि मैं फलां पार्टी में जा रहा हूँ। कोई कह रहा है तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, कोई कहता है सियासत छोड़ रहा हूँ। और ये वो लोग थे जिन्होंने इक़्तिदार में बड़े मज़े लिए। ये साहब जो छोड़ गए आज दोनों सिंध से, एक गवर्नर थे, एक
बड़े ताकतवर वज़ीर थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको तो हालात का मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन चले उन्होंने उस ड्राई क्लीन मशीन की तरफ रुख किया जहाँ से इनके मुकदमा धुल गए और ये पाक साफ हो गए। तो पार्टी के लिए इन लोगों का जो ड्राई क्लीन के मद से गुजर गए हैं, ये कोई नेक अच्छा शगुन साबित होगा या कोई नुकसान होगा? किस निगाह से देखते हैं आप? मैं फिर एक दफ़ा माजी में से गुजरूंगा। लाजमी। देखिए, माजी में जो पॉपुलर सियासतदान गुजरे हैं, भुट्टो साहब ने आम लोगों को टिकट दिए जी, और आम लोगों ने बड़े बड़े जागीरदारों को हरा दिया था। सही। ये जो लोग छोड़ कर गए हैं, ये अपनी हैसियत से जीत कर नहीं आए थे। सही। ये इमरान खान के टिकट की वजह से जीते थे। ठीक है। इनकी जगह इमरान खान किसी और को टिकट दे देगा, वो भी जीत जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा। अब जहाँ तक आपने मुज़ाकरात की बात की है जी, अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते जी, बड़ी अच्छी बात है। तो मियाँ साहब खुद दहशत गर्द रहे हैं, उन पर हाई जैकिंग का मुकदमा रहा है, तो गोया एक दहशत गर्द कह रहा है, माजी का दहशत गर्द कह रहा है कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान पर तो अभी मेरा ख्याल है कोई हाई जैकिंग का मुकदमा नहीं है, ना शाह महमूद कुरैशी पर है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कई मुकदमात दर्ज वो हैं। लेकिन देखिए, हाई जैकिंग तो बहुत खतरनाक किस्म की दहशत गर्दी है ना जी। पाकिस्तान में शायद 2 ही यादगार शोधा को जलाना, उससे संगीन इक़दाम में पड़ा। एक मुर्तज़ा भुट्टो पे हुआ था और दूसरा नवाज शरीफ पे हुआ हाई जैकिंग का। तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को होश के नाखन लेने चाहिए, और इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, सही, ख़ास तौर पर हमारी जो मुआशी सूरत हाल है जी, वो इतनी ख़राब है कि हमें इस वक्त नफ़रत की बातें छोड़ देनी चाहिए। सही। अगर कोई बंदा मुज़ाकरात की तरफ आ गया है तो उससे मुज़ाकरात करने चाहिए। बिल्कुल सही। क्या मज़ाक़ा है? बिल्कुल सही, ज़रूर मुज़ाकरात करने चाहिए। अली रज़ा अलवी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये वही इमरान खान साहब हैं जब एक मुज़ाकराती टीम ने, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, मामला बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने जा रहे थे, इमरान खान साहब ने फाइनल सेशन से पहले एक धमकी आमेज़ स्टेटमेंट दे दी थी कि खबरदार अगर मुज़ाकरात मज़ीद किए तो उसके अंदर बुनियादी शर्त यह होनी चाहिए कि 14 मई को कौमी असम्बली तहलील होनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होनी चाहिए और सिंध की असम्बली भी तहलील होनी चाहिए। हम सब ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। आप मुज़ाकराती जब अमल का हिस्सा होते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं। उस मुज़ाकरात के अमल को खान साहब ने एक पेशगी बयान देकर सबको सबुताज कर दिया, वो प्रोसेस वहाँ रुक गया। अब जो 7 रुकनी कमेटी बनाई है, मुराद सईद साहब मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, हमादर साहब मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं, ओनबाज भप्पी साहब उनके ऊपर भी सामने आएंगे, गिरफ्तार करने का खदशा है, शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक उनका कोई स्टेटस क्लियर नहीं है, और अब वो अपीलें कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो अब सिर्फ ये जो उन्होंने एहसास हुआ है कि मुझे नकाबे इतलाफी नुकसान पहुंचा है, वो वजह है, या वो वाकई संजीदा हैं और मामलात को बेहतर अंदाज में आगे चलाने के लिए वो प्रिपेयर हैं? उन्होंने अपनी जो उनकी है लर्निंग एक हुई है सारे वाक़े से, बिलखुसूस 9 मई के वाक़यात से। एक तो आपने कहा केपीके की हुकूमत, केपीके की तो खैर वो गुद गिरा चुके थे, बलोचिस्तान की हुकूमत का उनका मामला था कि वो बात करें। मेरा ख्याल है कि हम इस बहस में पड़े बगैर कि इमरान खान की नीयत अब ठीक है या नहीं है, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। नफरत की सियासत बंद होनी चाहिए, चाहे जिस तरफ से भी हो रही है। अगर इमरान खान ने आज तौन व करहन या मजबूर हो के भी मुज़ाकरात की बात की है, जैसे बरला साहब कह रहे हैं, भी दावत दी है, तो मेरा ख्याल ये है कि उसका पॉजिटिव जवाब दिया जाना चाहिए। क्यों कि एक ही जैसा जो है ना वो गोल सर्कल चल रहा है, पहिया चल रहा है मुसलसल, और सेम उसी तरह के हालात व वाक़यात के साथ इस मुल्क को गुजरना पड़ रहा है। सही। इस मुल्क और मुल्क के आम आदमी का मसला जो है वो उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है कि आज इस्लाम पाकिस्तान में डॉलर 308 रुपए का भी नहीं मिल रहा ओपन मार्केट में। कागज़ों में आप बेशक जो मर्जी कहते रहे, ठीक है, तो लोग किधर जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, लोगों का जीना हराम हो गया है, और हमने असल मसाइल से तवज्जो हटा के पता नहीं किधर किधर लोगों को घुमट घेरी में डाला हुआ है।
यही वॉशिंग मशीन 2018 में चलाई गई थी। बिल्कुल सही, ठीक है। और जितने लोग थे उनको मुकदमात, इधर मुकदमा, इधर मसला, और जो पीटीआई में चला जाता था वो उस लॉन्ड्री में पाक साफ होके वो नेक और पारसा बन जाता था, वो मुकद्दस हो जाता था। आज वही मकाफात अमल का मामला है कि अब जो वो बड़ी मशहूर वही जो बात कर रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब की सुर्ख कुर्सी जो है उसके ऊपर आके बैठ के जो बयान इकरारी बयान कर देता है वो पाक और साफ हो जाता है। लेकिन राना सनाउल्लाह तो फिर भी धमकियां दे रहे हैं कि ये माफ़ी इस तरह नहीं मिलेगी भाई, जो लोग हैं उनको हम माफ़ इस तरह नहीं करेंगे जो आके माफ़ी नामे दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं माफीनामे लेके। जाहिर है या हट रहे हैं, हट जाएंगे या पीटीआई से लातलकी का ऐलान करेंगे। सुहेल भट्टी साहब, हालात का तकाजा ये है, जहां ये मुल्क पहुंच चुका है कि बातचीत का अमल होना चाहिए, सबके दरमियान होना चाहिए, बातचीत के बगैर कोई काम नहीं चलेगा। उस वक्त इमरान खान साहब यही कुछ कर रहे थे कि वो ताकत के नशे में थे और ये लोग कह रहे थे मुज़ाकरात, मिसाके मईशत शहबाज शरीफ साहब। बुनियादी रुकावट सुन लीजिए, बुनियादी रुकावट ये है, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरीम औरंगज़ेब ने, जो कि हुकूमत की तर्जुमान भी हैं, वो कहती हैं कि मुज़ाकरात सियासतदानों से होंगे और इमरान खान को वो सियासतदान तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो कैसे मुज़ाकरात होंगे? तो यही मसला है ना, बात तो वही है कि ताकत के नशे की बात है। कल इमरान खान इनको सियासतदान नहीं मान रहे थे, चोर डाकू पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, आज ये इमरान खान को सियासतदान नहीं मान रहे और उनको दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो क्या इसी नफरत के कारोबार में आगे चलना है जिसमें हमने जिंदगी साल पाकिस्तान के 75 साल जाया कर दिए हैं? और सब इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो उमरा है, जो ये एक बड़ा इलीट क्लास है, उनका टिकट लेंगे, लंदन जाके बैठ जाएंगे, अमेरिका जाके बैठ जाएंगे, दुबई जाके बैठ जाएंगे, मर तो आप मैं रहे हैं ना जिन्होंने इस मुल्क में रहना है। अली साहब, कुछ दिनों बाद 10, 15, 20 दिनों बाद इनको रियलाइजेशन और मुज़ाकराती अमल हो भी जाए और अगले 8-10 दिनों के अंदर जो एक टॉप लीडरशिप थी पीटीआई की, सब खैर बात कह के जा चुकी हो, तो क्या समझते हैं कि इमरान खान फिर भी अपनी खोई हुई सियासी ताकत दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इमरान खान की जो मकबूलियत है ना अभी तक, वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अवामी सतह पे उनकी मकबूलियत जो है बिल्कुल ठीक है। बरलास साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इस बंदे को भी वो टिकट देंगे वो जीत जाएगा। ये बिल्कुल किसी की गलत फहमी है कि ये सूरत हाल इस तरह हो जाएगी कि बिल्कुल इमरान खान को दीवार से नहीं लगाया जा सकता। हाँ, एक जो दरमियान में होता है ना वोटर का, पाकिस्तान में आपको पता है 60 दिन का इलेक्शन होता है और एक अमूमी एक हवा के रुख के साथ चलने वाला वोटर होता है जो भाग जाता है आगे पीछे। वो वोटर यकीनन डिस्टर्ब होगा और वो वोटर पीटीआई की तरफ नहीं जाएगा। वो जो हवा का रुख देखेंगे जी, पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है या नून लीग की है, अब इन्होंने भी आगे फैसला करना है कि इन्होंने अलग-अलग इलेक्शन लड़ना है या पीडीएम के एक प्लेटफॉर्म से लड़ना है या सीट एडजस्टमेंट करनी है, कहीं पीपल्स पार्टी और कहीं मुस्लिम लीग नून और कहीं कुछ, जो भी करेंगे ये। लेकिन इमरान खान अभी तक तो एक सच्चाई है जी, असरात जरूर पड़ेंगे। पॉपुलैरिटी का लेवल जिस तरह तेजी से गिराया जा रहा है और जिस तरह आज शहर में हमने देखा है, तस्वीरें बैनर शैनर लगाए गए हैं और ये जो मामलात है, आम आदमी मुतासर होगा हवा के रुख के साथ चलने वाला। लेकिन जो उनका आम वर्कर था जी, मैं समझता हूं वो अभी तक इंटैक्ट है। बेशक लीडरशिप आगे पीछे चली गई है, वर्कर इंटैक्ट है, लेकिन देखने नाज़रीन कि वर्कर कब तक इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि सियासी वर्करों ने भी जो अपने अवामी नुमाइंदों से, जिनसे वो मोटिवेट होकर उन्होंने एक रास्ता अडॉप्ट किया हुआ था, वो हर अपने उस बयान से हटते जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग उनके साथ आए थे। जैसे कि अली जैदी साहब का एक बयान आया, तो लोग अब कैसे एतबार करें कि कब तक इनके साथ खड़ा रहा जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के सिलसिले में बनने वाला जुडिशल कमीशन, उसकी क्या लीगल रिपरकशंस हैं आने वाले दिनों में, और क्या हुकूमत एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ एक आईनी और कानूनी महाज के ऊपर मुहाजराई करने जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की रोशनी में मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन ने मजीद कार्रवाई रोक दी है और आज जस्टिस काजी फायज साहब की जानिब से कुछ रिमार्क सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस को पैसे देने की बात हो रही थी मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। हमें पता तो चलना चाहिए कि ऑडियो कौन जारी करता है, असली है भी नहीं। वो जानना चाहते थे, वो इस मामले को मजीद आगे बढ़ाना चाहते थे। कुछ उन्होंने दीगर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। इस हवाले से हम बात करने के लिए हमने दावत दी है हसन रज़ा पाशा साहब को। आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, ये जो मामला है ऑडियो लीक्स की तहकीकात का और जो जुडिशल कमीशन कायम हुआ उसकी कार्रवाई को रोक दिया गया है,
हुकूमत भी बरहम है और बहुत सख्त किस्म के बयानात हुकूमत की जानिब से भी सामने आए, और जो जुडिशल कमीशन इस मामले की तहकीकात जिसने शुरू की थी उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या आप समझते हैं कानून की रोशनी के अंदर ये जुडिशल कमीशन जो कि इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम हुआ था, इसके पास ये लीगली एम्पावर था, इसी फॉर्मेट में इसी अंदाज में वो कार्रवाई जारी रख सकता था, इसके ऊपर कोई स्टे नहीं आना चाहिए? और इसके साथ ये ज़रूर बताइएगा कि क्या जो हुकूमती शख्सियात के बयानात आ रहे हैं इससे मजीद सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के मबैन कोई कानूनी और आईनी लिहाज से कोई तसादुम का दोबारा कोई नया सिलसिला शुरू हो सकता है? देखें, तसादुम तो अभी ख़त्म हुए ही नहीं है, अभी जारी और सारी है। लेकिन जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो 2-3 पॉइंट्स रेज किए हैं जी, वो इंतहाई अहम नौइयत के हैं। मसलन जो उन्होंने पहली बात की है वो ये है कि बगैर नोटिस दिए स्टे नहीं हो सकता था एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स। तो इस बात में वजन है, क्योंकि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट इस तरह स्टेटस को नहीं देती अपने रूल्स के मुताबिक उन दूसरी पार्टी को सुने बगैर। आपने देखा होगा कि अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद तो थे लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब को 27A के तहत नोटिस कल दिया गया, पहले नहीं दिया गया था। यानी हेयरिंग के बाद फैसले में लिखा हुआ है कि 27A के तहत नोटिस दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए कमीशन बना है एक पाकिस्तान कमीशन ऑफ द इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कमीशन बनाते वक्त हुकूमत पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से राय लेगी या उनको रजू करेगी। सही, बिल्कुल एक्ट जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। एनीवेज अगर हुकूमत ले लेती तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन हुकूमत का चीफ जस्टिस साहब को एतमाद में ना लेने की रीजन वो है जो कि हमें जो बताई गई है वो ये है कि चूंकि ऑडियो लीक्स में एक ऑडियो लीक ऐसी थी जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के करीबी रिश्तेदार खवातीन के नाम आ रहे थे और वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, तभी सीनियर जज जो जस्टिस काजी फाइज साहब है उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया गया। तो ये सूरत हाल है। पाशा साहब ये जरूर बताइएगा हमारे नाजरीन के इंफॉर्मेशन के लिए, क्या 2017 के बाद अगर कोई जुडिशल कमीशन मुख्तलिफ बने, क्या उस वक्त ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की प्रैक्टिस अडॉप्ट हुई थी या नहीं, या माजी में भी हुकूमत डायरेक्ट कमीशन बनाती रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस फराइज सर इंजाम देते रहे हैं? क्या प्रैक्टिस रही है सर? देखिए, मेरी गुजारिश है कि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक इसको लेना पड़ेगा आपको। अगर हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशावरत नहीं की या उनको नहीं लिखा मदद के लिए, तो उसकी रीजन थी जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। वो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे उनके रिश्तेदारों की ऑडियो लीक की वजह से, इसीलिए उन्होंने सीनियर पीनल जज को कहा। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके जो 2 मेंबर्स हैं, दोनों 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते थे और उन्होंने दोनों तारीखों पे वो हाजिर हुए और वो कमीशन की कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा लिया। तो मैं नहीं समझता कि इन हालात में इस कमीशन को। और तीसरी जो बड़ी अहम बात है क्या ये मामला खत्म नहीं होना चाहिए, इसकी क्लैरिटी नहीं आनी चाहिए, यकीनन आनी चाहिए जी। ये किसने बनाई है, क्यों बनाई है, ये वाकई सच्ची है झूठी है, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए थी। जिसका ना आना इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्बिग्युइटी थ्रू आउट रहेगी और कोई भी क्लैरिटी इस मामले में नहीं आएगी। तो जो जिन मौजूद लोगों के नाम बीच में आए हुए हैं वो मुसलसल या सफाइयां देते रहेंगे कि हमने ऐसे नहीं किया, या उन पे उंगलियां उठती रहेंगी। तो बेहतरी ये होता कि अगर ये आ जाता, क्लैरिटी हो जाती और रिपोर्ट अगर हुकूमत वक्त पेश कर देती तो शायद मामला कुछ बेहतर। बिल्कुल सही। तो सर क्या हम एक तालिब इल्म के तौर के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि अब अगर स्टे ऑर्डर आ गया है और एक मुअज़्ज़िज़ बेंच की जानिब से जुडिशल कमीशन के ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया जिसकी वजह से स्टे ऑर्डर आया, तो अब मुस्तकबिल के अंदर अगर इस कमीशन ने जुडिशल कमीशन बनना है, इस मामले की तहकीकात होनी है, तो उसमें ये अरकान नहीं होंगे, वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कॉन्सेंट के साथ आएंगे, या इसकी ये इंटरप्रिटेशन हम ले सकते हैं? देखिए, अभी तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, 31 मई तारीख है, उस पे बाकी फ्रीकैन को वो सुनेंगे
लेकिन जो जस्टिस काजी फैसल साहब की जो है ऑब्जेक्शन वो अपनी जगह पे बड़े वैलिड है, और मैं नहीं समझता कि अभी फौरी तौर पे कोई इसका फैसला हो पाएगा, क्योंकि हुकूमत के पास कोई शायद और भी ऑप्शंस होंगे जिस पे वो कंसिडर करेंगे तमाम मामलात को। राइट सर, आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा, हुकूमती शख्सियात का इस फैसले के ऊपर जो रद्द अमल आया है वो बहुत परेशान कुन सा था, मतलब बहुत क्रिटिकल वे में उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कमीशन के हवाले से उनका फैसला आया और उसके ऊपर हुकूमती शख्सियात का जो रद्द अमल था, क्या इसके ऊपर कोई नोटिस ले सकते हैं, कोई वो कार्रवाई कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सख्त अल्फाज में इस मामले की जो है उस मामले पर इस एक्ट पर तनकीद की गई? जी बिल्कुल, अब कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स तो है नहीं, पार्लिमान का और चीफ जस्टिस साहब का आपस में एक जो मामलात है वो आपको पता है कन्फ्रंट्रेशन का शिकार है मुसलसल, और इस मामले में भी पार्लिमान ने अपना एक स्टैंड लिया हुआ है कि अदलिया जो है वो पार्लिमान के मामलात में दखल अंदाजी कर रही है, और अदलिया ये कहती है कि पार्लिमान जो है वो अदलिया के मामलात में दखल अंदाजी कर रही है। तो ये सिलसिला दोनों तरफ से गिल्ले मौजूद हैं और शिकवे भी मौजूद है। सही। पाशा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मामले पे काफ़ी क्लैरिटी दी, आपका शुक्रिया आपके वक्त देने का। अलवी साहब आपने भी सुना हसन रजा पाशा साहब को, अब मामला अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, सब जुडिस है, लेकिन दरमियान में हमें महसूस हुआ था कि थोड़ा से जब बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पीडीएम ने आकर एक जलसा किया और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से तहम्मुल के साथ उस सारे मामले को डाइजेस्ट किया गया, तो लग ये रहा था कि अब मामला शायद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के मबैन कुछ बेहतर तरीके से चलेंगे, लेकिन अब इस मामले के बाद दोबारा बहुत सख्त बयानात आए हैं, तो फिर दोबारा कुछ तसादुम, कानूनी और आईनी तसादुम सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के मबैन देख रहे हैं, यही मामला सेटल हो जाएगा आसानी के साथ? बिला साहब आपने अलवी साहब को जी, मैंने कहा आपसे चलिए आपसे गुजारिश ये है कि पाशा साहब ने एक बात की ज़बरदस्त कि अभी तक तनाव तो ख़त्म नहीं हुआ जी। अब देखिए, हमें मानना तो बात वही पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे जी, और कानूनी और आईनी लिहाज से वही बात हमें सही मानना भी चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने ये कार्रवाई रोकी है और अभी फ्रीकैन को उन्होंने बुलाया है 31 मई को, तो इसका मतलब है अभी तक तो ये मामला हल तलब है। ओके, आप देखिए ये मामला किस तरफ जाता है, और ज़ाहिर है जो बेंच में शामिल जजेस हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, उसमें चीफ जस्टिस साहब के अलावा भी तो जजेस हैं ना जी। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, तवक्को ये करनी चाहिए जी कि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, उनके खिलाफ नाराबाजी भी हुई, तो हुकूमत को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अदारों से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अदारे सारे जो है ना वो काबिल एहतराम है। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट एक मुअज़्ज़ज़ अदारा है, उसका भी एहतराम होना चाहिए। पार्लियामेंट ने एक बात और करता जाऊँ, पार्लियामेंट ने पिछले दिनों इन्होंने एक बिल मंजूर किया कि जी हमारी इज़्ज़त की जाए जी। तो इज़्ज़त जो है वो कोई बिल मंजूर होने से इज़्ज़तें तो नहीं होती, इज़्ज़त तो दिलों से होती है। आप काम ऐसे करें कि लोग आपकी दिल से इज़्ज़त करें, माशरा आपका एहतराम करें। बिलों की मंजूरी से तो आपका कोई ये नहीं हो सकता कि आपको कोई इज़्ज़त बख्श दे। बिल्कुल सही। बिल्कुल अलवी साहब आपसे जानना चाहूँगा, यकीनी तौर के ऊपर तमाम इदारे काबिल एहतराम है और उन इदारों में काम करने वाले मौजूद जजेस साहबान हों या पार्लियामेंटेरियंस हों, जब कौमी खिदमत से अंजाम आप दे रहे होते हैं तो आप काबिल एहतराम है, लेकिन वो मामला जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस साहबान की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे मुबैना ऑडियो लीक्स के ज़रिए से, तो उस मामले को एक दफ़ा तो तय होना नहीं चाहिए। इवन यहाँ तक कि किसने उन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड किया, क्या वो दुरुस्त हैं, वो क्या वो गलत हैं, जिसके अंदर हकाइक सामने आए, इल्ज़ामात सामने आए, उसकी एक मरतबा तो छानबीन होनी चाहिए। पाशा साहब ठीक कह रहे थे कि उन्होंने अच्छा सवाल उठाया कि इस बात को वाकई किसी किनारे तो लगना चाहिए कि आखिर कौन है जो लोगों के ज़ाती प्राइवेट ज़िंदगी के अंदर घुसता है, उनको ऑडियो लीक्स वगैरह के जो सारे मामलात आ रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा
ऐवान इक़्तिदार, वज़ीर-ए-आज़म हाउस महफूज नहीं है। देखिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियोज़ आई, मुख्तलिफ लोगों की आई, अब तो खैर वीडियोज़ का भी एक कारोबार धंधा शुरू हुआ है। तो ये इन चीज़ों का बहरहाल एक इंसानी जो आज़ादियाँ हैं उनके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हर आदमी, हर इदारे की इज़्ज़त है, लेकिन हर इंसान की भी इज़्ज़त है, हर शहरी की भी इज़्ज़त है। को मंसूब करके ऑडियो सामने आई है, तो वो भी बड़ा पैसों का और बहुत सी चीज़ों का जिक्र है, तकलीफ तो वो भी मामला क्लियर होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है चीफ जस्टिस साहिबान के ख़िलाफ़ और जजेस साहिबान के ख़िलाफ़, वो भी कोई काबिल कदर नहीं है, उसकी भी हम तारीफ़ नहीं कर सकते कि हम तो हमेशा इस तरह की ज़बान की हौसला शिकनी करते रहे हैं कि मुनासिब नहीं है, और इज़्ज़त और एहतराम का दामन जो है हर तरफ से मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। बिला साहब कुछ कहना चाहेंगे? अगर हुकूमत कमीशन बनाने की बजाय जुडिशल कमीशन की तरफ चली जाती है जी, जुडिशल काउंसिल में ये भेज देती है, बिल्कुल सही, जिस तरह जजेस के मामला जाते हैं, रेफरेंस जाते हैं, तो वो मेरा ख्याल है बेहतर था। बिल्कुल सही कि अलग से आप एक कमीशन बनाएं, उससे बेहतर आप जुडिशल कमीशन की तरफ भेज दें, जुडिशल काउंसिल में भेज दें। ये अच्छा फैसला है, लेकिन तहकीकात एक दफ़ा इसके नाज़रीन लाजमी होनी चाहिए। बिला साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगे, पंजाब में 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए 53 JITs तश्कील दी गई हैं, हर केस टू केस उसकी अलग अलग इंक्वायरी होगी। तो क्या आप समझते हैं कि इन JITs के नतीजे में जो 9 मई के वाक़यात हुए वो शफाफ अंदाज में उसके तह तक पहुँचेंगे और तमाम जिम्मेदारान का तयन करके कार्रवाई बिल्कुल अंजाम तक पहुँचेगी? JITs की मुखालफत इसलिए करूँगा कि पंजाब में इस वक्त जो अफसरान लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं से जानबदार हैं, तो वो जो पुलिस अफसरान करेंगे तहकीकात वो शफाफ नहीं होंगी। एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन में ये है कि फिर किसी को इतराज नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ना सही। किसी मुखालिफ को इतराज रहेगा, बिल्कुल सही, किसी को इतराज। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात शफाफ अंदाज में होनी चाहिए, बरकरफ्तारी से होनी चाहिए, और अगर जुडिशल कमीशन में बेहतर अंदाज में तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं तो फिर यकीनी तौर के ऊपर पंजाब हुकूमत को एक जुडिशल कमीशन कायम करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बर्मा के मुसलमानों के लिए क्या बड़ा फैसला किया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बर्मा के मुसलमानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक ऐसे बर्मा के अफराद जिनके ऊपर ज़िंदगी का दायरा वहाँ तंग कर दिया गया था, ये मुसलमान थे और कई सालों से वहाँ पर उनके लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा की गई, वहाँ पे कत्लेआम इनका किया गया और मुख्तलिफ अदवार में मुसलमान मजबूर होकर बर्मा छोड़कर नकल मकानी करते रहे। बांग्लादेश के अंदर भी बड़ी तादाद में बर्मा के मुसलमान इस वक्त मुकीम हैं, काफ़ी कसमपुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उससे पहले हज़ारों की तादाद में मुसलमान जिन पर ज़िंदगी का दायरा तंग किया गया उन्होंने सऊदी अरब का रुख किया, और उस वक्त एक सबसे बड़ी रुकावट दरपेश थी कि उनको सऊदी अरब में, अगरचे सऊदी हुकूमत ने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए एक मुश्किल में से घिरे हुए बर्मा के मुसलमानों के लिए उन्होंने अपने रास्ते दिल खोले, अपने कानूनी लिहाज से कुछ तकाज़े ताहम पूरे होने थे, जिसके लिए पाकिस्तान ने आगे बढ़ते हुए उन बर्मा के शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया था ताकि वो सऊदी अरब में रहते हुए अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें, वो वहाँ पर मुलाजमतें कर सकें और वहाँ पर उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर अंदाज में गुजर रही थी। लेकिन फिर अचानक एक कानूनी रुकावट पैदा हुई, जिसके नतीजे में उन बर्मा के मुसलमानों जिनकी तादाद हज़ारों में थी, उन 2012 के बाद उनके पासपोर्ट की रिन्यूअल ना हो सकी। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी और इस रुकावट को ये रुकावट अब दूर हुई है जब रिसेंटली सऊदी अरब के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया। वो इस्लामाबाद में आए, रोड टू मक्का जो प्रोजेक्ट था उसके हवाले से उन्होंने तकरीबात में शिरकत की और उस मौके के ऊपर उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ इस मामले को टेकअप किया। उसके बाद ये मामला वफाकी काबीना में पहुंचा और अब अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बाहमी मशावरत के साथ बर्मा के इन मुसलमानों के जो पासपोर्ट की रिन्यूअल का इशू था उसको तय कर दिया है। पाकिस्तान ने बर्मा के इन मुसलमानों के जो पासपोर्ट थे वो रिन्यू कर दिए हैं और अब वो तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करते हुए, आलमी कानूनी तकाजे पूरे करते हुए सऊदी अरब के अंदर अपनी मुलाजमतों का सिलसिला जारी रख सकेंगे। बरला साहब, आपसे इस हवाले से कॉमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा। बर्मा के मुसलमानों के ऊपर एक तवील अरसे से ज़िंदगी का दायरा तंग किया गया है, 2, 4, 5 साल गुजरने के बाद वहाँ पर दोबारा ऐसे इंसानियत सोज हमें वाक़या देखने को मिलते हैं। किस निगाह से आप देखते हैं कि हज़ारों बर्मा के मुसलमानों को सऊदी अरब ने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए एक अपना जो एक
तकाजा था उनको वहाँ पर उनकी जो मुलाजमत उनको दी, वहाँ पर उनको रहने का मौका दिया और पाकिस्तान ने लीगल सपोर्ट दी और एक अच्छी एग्जाम्पल सेट की। बट इस सब मैं समझता हूँ कि चूँकि दोनों मुल्क जो हैं मुसलमान हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान, तो कुरान और सुन्ना की रोशनी में भी यही है कि आपका जो मजलूम मुसलमान भाई हो उसकी मदद करनी चाहिए। तो उस सोच के तहत इन दोनों मुल्कों ने बहुत अच्छा रास्ता अपनाया। चले, सऊदी अरब ने वसत कल्बी दिखाई, उनको जगह दी, और पाकिस्तान ने भी उससे बड़ी वसत कल्बी का मुजाहरा किया कि उनको जो कानूनी मसाइल थे उसके हल के लिए आपने कागजात दे दिए। और अब जो ज़ाहिर उन्हें मसला था, तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला करके बहुत अच्छा इक़दाम किया है। ऐसे इक़दाम से यकीनन हुकूमत की जो तारीफ़ी बात है वो यही है कि ये काम में रुकावट नहीं बनना चाहिए था किसी को भी। अच्छा इक़दाम है, इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यकीनी तौर के ऊपर सऊदी अरब पाकिस्तान का एक बड़ा इक़दाम है, उन्होंने वसत कल्बी का मुजाहरा किया और आने वाले दिनों भी हम तवक्को करते हैं कि जितने बड़े इस्लामी ममालिक हैं वो ऐसे गरीब मुसलमान ममालिक जहाँ पर लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, इसी अगर वो भाईचारे का, इसी इत्तेहाद का मुजाहरा करें तो मुसलमानों की ज़िंदगियों के अंदर जो माली मुश्किलात हैं वो यकीनी तौर पर कम हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।